दोस्तों, हमने कई बार सुना है जब तीसरा विश्व युद्ध होगा तो शायद वो बंदूकों, तोपों या फिर न्यूक्लियर बॉम्ब से नहीं बल्कि कंप्यूटर से लड़ा जाएगा, जिसे हम साइबर वॉरफेयर भी कहते हैं। लेकिन साइबर वॉरफेयर कोई फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट नहीं है, बल्कि आज रूस और यूक्रेन की वॉर में भी दोनों तरफ के हैकर्स एक दूसरे से डार्क वेब की मदद से लड़ रहे हैं और इस चीज को बहुत ही कम मीडिया में रिपोर्ट किया जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम यही देखने वाले हैं कि इंटरनेट और डार्क वेब की दुनिया में दोनों देशों के बीच में क्या लड़ाई चल रही है और इसे कैसे लड़ा जा रहा है। तो बस अंत तक बने रहिएगा हमारे साथ। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। वैसे तो साइबर वॉर कोई नई चीज नहीं है, हमने कई बार देखा है कि फिर वो ईरान हो, इजराइल हो या फिर नॉर्थ कोरिया, ये सभी देश अपनी साइबर आर्मी का इस्तेमाल करते रहते हैं। रशिया के केस में भी ऐसा ही है। आज शायद रूस दुनिया के टॉप देशों में से एक है जहां पर हैकर्स की संख्या बहुत ज्यादा है, जिनमें से कई तो डायरेक्टली पुतिन के लिए काम करते हैं। 2014 में जब रूस को क्रीमिया पर हमला करना था तब भी रशियन हैकर्स ने कई सारे यूक्रेनियन एमपीज के फोन्स को हैक कर लिया था। इसके अलावा यूक्रेन पर हमला करने से पहले रूस 2016 में ऐसा ही कुछ ट्राई कर चुका है। 2016 में रूस ने कीव के इलेक्ट्रिक ग्रिड पर हमला किया था और पूरे शहर की लाइट चली गई थी। लेकिन ये मेन अटैक नहीं था। मेन अटैक तो ये था कि उन्होंने उनके सॉफ्टवेयर्स में एक ऐसा वायरस डाल दिया था जो कि ग्रिड को रिएक्टिवेट करते ही एक करंट ओवरलोड कर देता और कई सारी पावर लाइंस को पूरी तरह से जला देता। पूरे देश की बिजली इससे खतरे में पड़ जाती। लेकिन रूस का यह अटैक इसलिए सक्सेसफुल नहीं रहा क्योंकि उनके हैकर्स ने एक गलती कर दी थी और यूक्रेन उस वक्त बच गया। इसके बाद वो अपनी सिक्योरिटी को लेकर और भी ज्यादा सतर्क हो गए थे। इस युद्ध के शुरू होने के बाद कई ऐसे हैकर्स ग्रुप सामने आए जो रूस के लिए काम कर रहे हैं। इनमें से ग्रुप है डार्क साइड, क्योंकि अमेरिका भी यूक्रेन की मदद कर रहा है, इसलिए लोगों ने एक अमेरिकन पाइपलाइन कंपनी के सर्वर्स को हैक करके लॉक कर दिया था और फिर इसके बदले 40 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी जो उन्हें पे करनी पड़ी, वरना उनका सारा डेटा करप्ट हो जाता और इन्हें इससे भी ज्यादा नुकसान होता। ये तो बस एक छोटा सा एग्जाम्पल या फिर वार्निंग थी कि किस तरह से हैकर चाहे तो अमेरिका के सिस्टम्स में घुस सकते हैं और आज के समय में तो वेपन्स भी कंप्यूटर्स की मदद से ही कंट्रोल किए जाते हैं। तो ये खतरा हमेशा बना रहता है कि अगर कोई वेपन सिस्टम कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो वो उन्हें खुद ही नुकसान पहुंचा सकता है। एक और रशियन हैकर ग्रुप है जो कि खुद को कॉन्टी बुलाता है और डार्क वेब पर उन्होंने ये वार्निंग भी दी थी कि अगर कोई भी रूस पर साइबर अटैक्स प्लान कर रहा है तो वो होशियार हो जाए, क्योंकि उनकी टीम भी फिर उस देश के साथ वैसा ही कुछ करने का दम रखती है। इस बयान के बाद यूक्रेनियन हैकर्स ने भी इसका जवाब देते हुए ऐसे ही कदम उठाने की वार्निंग दी थी। इस वक्त यूक्रेन के लिए एक अच्छी बात यह है कि साइबर वॉर में ज्यादातर देश और उनके हैकर्स यूक्रेन की साइड है, क्योंकि इस वॉर में पहला हमला रूस ने किया था। रूस में कुछ वक्त पहले एक हैकर ग्रुप ने रूस के लाइव टीवी ब्रॉडकास्ट को भी हैक कर लिया था और कुछ समय तक टीवी पर यह मैसेज चलता रहा कि रूस में आम नागरिक इस जंग के खिलाफ हैं। लेकिन रूस ने भी इस हमले को हल्के में नहीं लिया है और अब कई सारे रशियन हैकर ग्रुप्स मिलकर एक अलायंस बना रहे हैं। रूस के किलनेट नाम के हैकर ग्रुप ने डार्क वेब पर नए हैकर्स को रिक्रूट करना शुरू कर दिया है और यूक्रेन समेत 10 अलग अलग देशों पर युद्ध छेड़ने की भी घोषणा कर दी है। पिछले साल किलनेट ने अपने हैकर्स के दम पर जर्मनी, इटली, रोमानिया, नॉर्वे, लिथुआनिया और यूएस में काफी कहर बरसाया था। रशियन हैकर ग्रुप एक्सनेट ने भी ये घोषणा की थी कि वो किसी भी तरह के सेंसिटिव डॉक्यूमेंट को रशियन गवर्नमेंट को बेचने के लिए तैयार है। किलनेट ग्रुप के मेंबर्स ने हाल ही में वायर्ड नाम के न्यूज पोर्टल को एक इंटरव्यू भी दिया था, जिसमें उन्होंने बताया कि उनका मकसद यूरोपियंस को तबाह करने का है, क्योंकि वो यूक्रेन वॉर में रूस के खिलाफ खड़े हैं। किलनेट ने हाल ही में अमेरिका के डिफेंस सप्लायर लॉकहीड मार्टिन को भी हैक कर लिया था, जिसके बाद इन पर खास नजर रखी जा रही है। किलनेट इस वक्त पूरे यूरोप में क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस पर भी हमला करके उनके पैसे लूट रहा है। लेकिन जैसा कि हमने बताया कि यूक्रेन भी इस वॉर में पीछे नहीं है। 2016 में यूक्रेन ने यूक्रेनियन साइबर अलायंस नाम की एक अलायंस बनाई थी, जिसमें कई सारे अंडरग्राउंड हैकर शामिल हुए थे। इसके अलावा यूक्रेन के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने भी IT आर्मी ऑफ यूक्रेन नाम का एक ग्रुप तैयार किया था, जिसमें उनके मुताबिक 4 लाख से भी ज्यादा हैकर्स काम कर रहे हैं। ट्विटर पर उन्होंने नए लोगों को इसमें जुड़ने के लिए भी कहा था और वो इसे क्राउड हैकिंग का नाम भी देते हैं। ये ग्रुप अभी तक रशिया के स्पेस एजेंसी को भी हैक कर चुका है। हालांकि रशियन गवर्नमेंट इन क्लेम्स को डिनाई करती आई है। इस ग्रुप ने अभी तक 1.2 लाख रशियन सोल्जर्स का प्राइवेट डेटा भी हैक कर लिया है और इस इंफॉर्मेशन को इंटरनेट पर लीक कर दिया है। यूक्रेन की साइबर आर्मी से रूस तो डरा हुआ ही है, लेकिन साथ ही में कई सारे पश्चिमी देशों ने भी इस पर चिंता जताई है। किया है कि जब यह युद्ध खत्म हो जाएगा तब ये सभी हैकर्स क्या करेंगे।
क्या इन्हें जो ट्रेनिंग और रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं इससे बाकी दुनिया के लिए खतरा नहीं बन जाएंगे? इस वक्त ये तो कहना मुश्किल है कि साइबर वॉर में कौन जीत रहा है, लेकिन यूक्रेन की साइबर आर्मी भी काफी प्रोग्रेस कर चुकी है। अप्रैल 2022 से अब तक यूक्रेनियन हैकर्स कई सारी गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑयल एंड गैस कंपनीज, रशियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को हैक कर चुके हैं। उनका डेटा भी उन्होंने इंटरनेट पर लीक कर दिया है। अभी तक करीब 60 लाख सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स इन हैकर्स द्वारा लीक कर दिए गए। अक्टूबर 2022 में रशियन हैकर्स ने भी एक बड़ा अटैक किया था, जिसमें उन्होंने अमेरिका के 3 स्टेट्स कोलोराडो, कैंटकी और मिसिसिपी की गवर्नमेंट वेबसाइट्स को हैक कर लिया था, जिसने अमेरिका के मिड टर्म इलेक्शंस को काफी इफेक्ट किया था। इसके अलावा उन्होंने कई सारे एयरपोर्ट्स की वेबसाइट्स को भी हैक कर लिया था और साथ ही एयरपोर्ट के मॉनिटर्स पर से फ्लाइट की इंफॉर्मेशन गायब कर दी थी। इससे कुछ नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन लोगों को काफी असुविधा हुई थी। लेकिन अब अमेरिका के पास भी ये टास्क है कि अगर रशियन हैकर्स उनके एयरपोर्ट तक पहुंच सकते हैं तो वो वक्त भी दूर नहीं है जब शायद वो उनके एरोप्लेन के सिस्टम को हैक कर लें और उसे क्रैश करवा दें। वैसे तो इसे सिविलियन पर हमला माना जाएगा और ये वॉर क्राइम की श्रेणी में आता है, लेकिन रूस को इसकी सजा तब मिलेगी जब कोई ऑफिशियल रशियन हैकर ग्रुप ऐसा करेगा। हो सकता है रूस ये काम किसी ऐसे हैकर ग्रुप से करवाए जो उनकी गवर्नमेंट के साथ एसोसिएटेड ना हो। इस वक्त नॉर्थ कोरिया और ईरान के पास भी कमाल के हैकर्स हैं और रूस चाहे तो इन हैकर्स को भी हायर कर सकता है। इस साइबर वॉर में यूक्रेन और रूस का तो नुकसान हो ही रहा है, लेकिन अमेरिका भी इन हैकर्स का फेवरेट टारगेट बन चुका है। कई लोगों का मानना है कि मुमकिन है कि रूस अब अगले साल उनके इलेक्शंस में भी इंटरफेयर करने की कोशिश करे। ऐसा पहली बार नहीं होगा जब रूस अमेरिका के इलेक्शंस में इंटरफेयर करेगा। जब 2016 में डोनाल्ड ट्रंप इलेक्शन जीते थे तो कई रिपोर्ट्स में बात सामने आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए रशियन हैकर्स और बॉट्स ने इंटरनेट पर बहुत सारी फेक न्यूज फैलाई थी और इससे डोनाल्ड ट्रंप को काफी फायदा हुआ था। इलेक्शन जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का रवैया भी पुतिन और रूस को लेकर काफी नरम था, जो कि अमेरिकन पॉलिटिक्स में ज्यादा नहीं देखा जाता है। इस बार न सिर्फ अमेरिका के इलेक्शंस आ रहे हैं, पर साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने भी दोबारा लड़ने की घोषणा कर दी है। उनके बयानों से ये भी लग रहा है कि वो इस वॉर के पक्ष में नहीं है और ये मुमकिन है कि अगर इस बार ट्रंप वहां पर जीत जाते हैं तो अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद कर देगा या फिर उन्हें डिप्लोमेटिकली इस वॉर पर समझौता करने के लिए फोर्स करे। जितनी ज्यादा ये वॉर खिंचती जाएगी उतना ही ज्यादा यूक्रेन का सपोर्ट कम होता रहेगा। इटली जैसे देश में भी इस इलेक्शन में ऐसी पार्टी की जीत हुई है जो इस वॉर के खिलाफ है और जर्मनी में भी इस इलेक्शन में ऐसी वर्कर अपनी सरकार से मांग कर चुके हैं कि वो यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद कर दें। तो क्या रूस इस बार भी अमेरिकन इलेक्शंस में इंटरफेयर करके ट्रंप को जिता देगा या फिर इलेक्शन से पहले ये वॉर खत्म हो जाएगी? इस बारे में आपको क्या लगता है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। उम्मीद है आपको आज की इस वीडियो से काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।